नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं इस वक्त 5 मिनट में 25 खबरों का। सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, जनता के मन में सुरक्षा के लिए विश्वास जरूरी, कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में नहीं, सभी एजेंसियों को एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने चिंतन शिविर को किया संबोधित। कहा, साइबर अपराध देश और दुनिया के सामने बड़ा खतरा, गृह मंत्रालय ने अपराध को खत्म करने को तैयार। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के पहले दिन सीएम योगी ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, प्रदेश में संगठित अपराध हुआ खत्म, माफिया अपराधियों पर हो रही कड़ी कार्रवाई। सीएम धामी ने गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में रखा उत्तराखंड का खाका। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए मांगे 750 करोड़। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दोहराई बात। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने चिंतन शिविर और योगी मॉडल की तारीफ। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वातावरण को इस अनुकूल बनाया, उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ कम हुआ। हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। कांग्रेस नेता ने परिसीमन को दी चुनौती। अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। ट्विटर को खरीदने के बाद नए मालिक एलन मस्क ने पहला ट्वीट किया, पक्षी मुक्त हो गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस हो रही हाईटेक, बॉडी वार्न कैमरे से लैस होगी यूपी पुलिस। 10 जिलों में हाईटेक मॉनिटरिंग सेल होंगे स्थापित। गोरखपुर में छठ के पावन पर्व को लेकर गोरखपुर जिला अधिकारी और एसएसपी के साथ मिलकर घाटों का किया निरीक्षण। सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बागपत में बीजेपी नेता के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। 2 दिन पहले बीजेपी नेता ने की थी मारपीट। पीड़ितों ने एसपी ऑफिस पर लगाई न्याय की गुहार। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। प्रदेश स्तरीय सेमिनार के आयोजन पर की चर्चा। 3 नवंबर को प्राकृतिक खेती पर होगा सेमिनार। गुजरात के राज्यपाल सेमिनार में लेंगे हिस्सा। मसूरी में एसडीएम शैलेंद्र नेगी ने किया सड़कों का निरीक्षण। लापरवाही पर अफसरों को जमकर लगाई फटकार। एसडीएम ने कहा, अवैध निर्माण पर नकेल के लिए बन रही है कार्य योजना। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिली एचएमटी की 45 एकड़ से अधिक की जमीन। भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने आदेश जारी किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे का जताया आभार। रुड़की में गुड़ के साथ जहरीला धुआं बना रहे कोल्हू। ईंधन की जगह हो रहा प्लास्टिक और रबड़ का धड़ल्ले से इस्तेमाल। अनजान बने हुए हैं जिम्मेदार अफसर। रुद्रपुर में नौकरी का झांसा देकर 50 लाख की ठगी करने वाले आरोपी युवक को किया गया गिरफ्तार। यूपी सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक करता था लोगों से ठगी। बाराबंकी में कच्ची दीवार गिरने से हुआ बड़ा हादसा। घर में सोते समय हुआ हादसा। हादसे में 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। जिले में बीते 12 घंटे में हुआ दूसरा हादसा। अमरोहा में घर के अंदर अजगर निकलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने अजगर को देख 112 पर पुलिस को दी सूचना। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर अजगर को बोरे में बंद कर जंगल में छोड़ा। बस्ती में शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिसकर्मी ने मांगी रिश्वत। 2 बोतल शराब और 5,000 रुपए की रखी डिमांड। पीड़ित युवक ने अधिकारियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। झारखंड में पहली वेटरनरी यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना। राज्य सरकार जल्द करेगी यूनिवर्सिटी की स्थापना। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने दी यूनिवर्सिटी स्थापना की जानकारी। गोरखपुर के अस्पताल में हुई 3 महीने की बच्ची की मौत। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया बच्ची की मौत का आरोप। कानपुर बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डंबरपुरवा गांव की रहने वाली किशोरी छात्रा के साथ गांव के रहने वाले युवक ने किया दुष्कर्म का प्रयास। पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। सूचना के बाद आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। पीड़ित ने 1 दर्जन लोगों पर मारपीट का लगाया आरोप। मारपीट का वीडियो वायरल। सदर कोतवाली क्षेत्र भरतपुरा का मामला।
महोबा में पेट्रोल पंप पर लूट की बड़ी वारदात। 4 बदमाशों ने हाईवे के पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। सेल्समैन से की मारपीट। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। फतेहपुर में बुलेट और स्कूटी की हुई आमने सामने टक्कर। हादसे में 3 की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। सदर कोतवाली के पटेल नगर से शादीपुर रोड का मामला। और आज से शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। नहाय खाए के साथ घर घर छठ पूजा की हुई शुरुआत। 31 अक्टूबर तक चलेगा छठ का महापर्व। और चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर इस वक्त लगातार जारी है। 2 दिनों का ये चिंतन शिविर और इसका आज दूसरा और आखिरी दिन है। देश की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा पर ये चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंतन शिविर को संबोधित किया। और सुरक्षा पर गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर, आपको बता दें कि 2 दिनों का ये चिंतन शिविर, देश की आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री ने भी इसको संबोधित किया है। पीएम ने कहा कि चुनौतियों के बीच देश की एकता सशक्त रही है। सभी राज्य एक दूसरे से सीखे, प्रेरणा लें। आने वाले 25 साल अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। गुलामी की हर सोच से मुक्ति का लक्ष्य है। भारत के सामर्थ्य का विस्तार हो रहा है। राज्य आपस में तालमेल से काम करें। राज्य के विकास से कानून व्यवस्था का भी सीधा संबंध है। कानून व्यवस्था सिर्फ एक राज्य के दायरे में नहीं, अपराध इंटर स्टेट और इंटरनेशनल भी हो रहे हैं। अपराधी तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हैं। राज्य की एजेंसियां तालमेल बनाकर रखें। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में भी लोगों का विश्वास बढ़ा है। राज्य में विकास का वातावरण बेहद जरूरी है। देश की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज इस दौरान की गई है और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो आपको सुनवाते हैं। देश में उत्सव का माहौल है। ओणम, ईद, दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली सहित अनेक उत्सव शांति और सौहार्द के साथ देशवासियों ने मनाए हैं। अभी छठ पूजा समेत कई अन्य त्योहार भी हैं। विभिन्न चुनौतियों के बीच इन त्योहारों में देश की एकता का सशक्त होना आपकी तैयारियों का भी प्रतिबिंब है। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं।
ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। जब ये सुशासन के मूल में होंगे तो भारत के सामर्थ्य का विराट विस्तार होगा। जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। यही तो सुशासन है, विकसित भारत। वहीं इसी दौरान अमित शाह ने इस चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का भी काम हुआ है, जिसे एक राज्य के अच्छे प्रयोग को देश भर के राज्य स्वीकार कर सके। राज्यों ने अपनी कुछ तकलीफें भी यहाँ मंच पर रखी हैं, जिसका समाधान भारत सरकार के सहयोग से वो चाहते हैं। केंद्र से उनकी जो अपेक्षा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर ये सारी समस्याओं के समाधान की ओर एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस विशेष सत्र के उपरांत 4 सत्र और होंगे, जिसमें साइबर अपराध, नारकोटिक्स, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना, दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना और सीमा सुरक्षा का प्रबंधन, ये 4 विषयों पर विशद चर्चा होने वाली है। पूरे चिंतन शिविर में 2 दिन में आपने आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब भारत सरकार के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसमें गृह मंत्रालय के लक्ष्यों को भी हमने राज्यों के साथ साझा किया है और 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा तब देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में कहां तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम हमारा क्या होगा, इसकी भी आज सबको जानकारी मिलेगी। राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस। वहीं चिंतन शिविर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री का अमूल्य मार्गदर्शन मिला, पीएम के नेतृत्व में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, समाज भयमुक्त हुआ है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हुआ है। तो ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस चिंतन शिविर को लेकर। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हुआ है, समाज भयमुक्त हुआ है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से आज ट्वीट में की गई हैं इस चिंतन शिविर को लेकर। और ये ट्वीट भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। चिंतन शिविर पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री का अमूल्य मार्गदर्शन मिला है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े संकल्प लेने, विरासत पर गर्व, गुलामी की सोच से मुक्ति, एकता, एकजुटता व नागरिक कर्तव्य के पंच प्रण दिए हैं। राष्ट्र निर्माण के मंत्र, इन पंच प्रणों की सिद्धि हेतु सभी को एकजुट होकर समर्पित सेवा भाव के साथ कार्य करना होगा, मिलकर नया भारत बनाना होगा। तो ये ट्वीट किया गया है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं वो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े संकल्प लेने, विरासत पर गर्व, गुलामी की सोच से मुक्ति, एकता, एकजुटता व नागरिक कर्तव्य के पंच प्रण दिए हैं और राष्ट्र निर्माण के मंत्र, इन पंच प्रणों की सिद्धि हेतु सभी को एकजुट होकर समर्पित सेवा भाव के साथ कार्य करना होगा, मिलकर नया भारत बनाना हो। हिमाचल प्रदेश के चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि 8 और 10 नवंबर को शिमला में रैली कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिमाचल में रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, मतदान है, तो उससे पहले 8 और 10 नवंबर को रैली करते हुए शिमला में नजर आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी ने हिमाचल चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से।
जल जीवन मिशन योजना इस वक्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। दरअसल सोनभद्र में जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। पेयजल योजना में बड़ा खेल हुआ है। 200 करोड़ की अमावार पेयजल योजना में बड़ा खेल हुआ, भ्रष्टाचार सामने आया। 64 ग्राम सभाओं में पेयजल आपूर्ति करने वाली योजना में अफसरों ने ये बड़ा खेल किया है। 44 साल से अधूरे पड़े कन्हर डैम से जोड़ दी अमावर पेयजल योजना, और 44 साल से जो डैम बना ही नहीं वो कैसे करेगा 2 करोड़ लीटर पानी की प्रतिदिन आपूर्ति। धरातल पर तैयार ही नहीं हुआ है अमावर पेयजल योजना का ड्राफ्ट, और बरसाती नदी से 12 महीने कैसे होगी जलापूर्ति, ये बड़ा सवाल है। बिना डैम के तैयार हुई है और तैयार होकर के पूरी पाइपलाइन भी बिछा दी गई है। 2 महीने बाद पूरी होने जा रही है अमावर पेयजल योजना, और 44 साल से अधूरा पड़ा डैम कब पूरा होगा यह अभी तक किसी को नहीं मालूम। और लगातार सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि आखिर डैम अभी तक तैयार नहीं हुआ है तो कैसे लोगों के प्यास को बुझाया जाएगा, कैसे ये योजना को पूरा किया जाएगा। इस वक्त 200 करोड़ की योजना जो है वो अधर में लटकी हुई है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लगातार दावे करते रहे हैं और अफसरों ने खेल कर दिया है। सीडीओ सोनभद्र सौरभ गंगवार ने भी जांच के लिए आदेश दिए हैं। सीडीओ सौरभ गंगवार ने 6 अधिकारियों की टीम बनाई है और योजना फेल होते ही अधिकारियों ने अपना पैंतरा ही बदल दिया। डैम से जलापूर्ति में फेल होने के बाद अब इंटेक वेल से जलापूर्ति करने का दावा इस वक्त किया जा रहा है अफसरों की तरफ से। प्रतिदिन 2 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति कैसे होगी, इसका फिलहाल अफसरों के पास कोई जवाब नहीं है। तो देखिए ये योजना चलाई जा रही है कि घर घर जल पहुंचाना है पाइप से। तो पेयजल योजना में ये बड़ा भ्रष्टाचार इस वक्त सामने आया है। जल जीवन मिशन योजना इस वक्त जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 200 करोड़ की अमावर पेयजल योजना में ये बड़ा खेल हुआ, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें 64 ग्राम सभाओं में पेयजल आपूर्ति करने वाली जो योजना है वो इस वक्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 44 साल से अधूरा पड़ा कन्हर डैम से ही इस योजना को जोड़ दिया गया। अब ऐसे में जब अगर वो डैम ही पूरा नहीं हुआ है तो कैसे वो पेयजल की आपूर्ति करेगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे से जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए स्वतंत्र देव सिंह जो है वो लगातार तमाम दावे करते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय जो है वो लगातार काम कर रहा है और कई बार वो जगह जगह जाकर के इन योजनाओं का निरीक्षण भी करते हैं। उसके बावजूद भी अफसर जो है वो भ्रष्टाचार का खेल कर जाते हैं, लेकिन मंत्री तक कुछ खबर ही नहीं पहुंच पाती। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक उदाहरण मात्र है और हमने बहुत सारे दस्तावेज भी दिखाए हैं, दर्शकों को आप चाहे तो दिखा सकते हैं, जिसमें साफ साफ ये सिद्ध होता पाया गया है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की थी जी। और उसे अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अफसरों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई वो अफसर इतने ही, आप समझिए कि इतने बेअंदाज हैं कि उन्हें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस फंड कैसे यूटिलाइज है, कैसे खत्म किया जाए, इस बात की चिंता है। दरअसल जो ये अमावर पेयजल योजना है ये सोनभद्र जनपद के लिए ये योजना बनाई गई थी और लगभग 200 करोड़ 180 से 200 करोड़ रुपया इसके पर खर्च होना था। दरअसल जो वाटर सप्लाई की जाती है हर जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में पेयजल की आपूर्ति करना एकमात्र मकसद है और पूरे देश में ये योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी योजना चल रही है, उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में ये योजना चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए पेयजल के मामले में तो सबसे ज्यादा जो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र है, मिर्जापुर और सोनभद्र के जो इलाके हैं, वहां पेयजल की सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो ऐसे में इन जगहों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए ये सोनभद्र का जो मामला बता रहे हैं, जो कन्हर नहर परियोजना हम बता रहे हैं आपको, ये इस परियोजना की शुरुआत 1976 में हुई थी। 1976 से ये डैम बन रहा है, 44 साल हो गए लेकिन अभी तक ये डैम बना नहीं है। और जो सिंचाई विभाग के अफसर हैं उनका कहना है कि अगले साल हम यानी 2023 में ये डैम पूरा कर देंगे। पहला सवाल कि जो 1976 से जो परियोजना शुरू हुई है वो आज तक नहीं बनी, तो क्या गारंटी है वो 2 साल में बन जाएगी। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात कि इन 65 ग्राम पंचायतों में जो पेयजल योजना के माध्यम से जो पानी भेजा जाना है, L&T बहुत बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, लगभग सभी दर्शक भी जानते होंगे। L&T को एक काम दिया गया है, L&T ये काम कर रही है। स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री हैं, जिन्होंने आपने देखा होगा कभी काजू खाते हुए तो कभी फरियादों के ऊपर पैर से लांग कर जाते हुए, और बड़ा विभाग है, हालांकि दावे करते हैं जब भी वो किसी भी जिले में जाते हैं तो वहां हर घर नल योजना की समीक्षा जरूर करते हैं।
लेकिन उन समीक्षाओं के बाद इस तरह का उदाहरण सामने आ रहा है कि डैम अभी बना नहीं। ये प्रोजेक्ट 2022 में पूरा हो जाना है। 2 महीने दिसंबर 2022 में एक जो अमावर जल योजना है, जो जल जीवन मिशन के माध्यम से चलाई जा रही है, ये योजना पूरी हो जाएगी। लेकिन पानी जहां से लिया जाना है वहां पानी है ही नहीं है। कन्हर एक जो नदी है, वहां पर कन्हर चूंकि बरसाती नदी है, बरसात में थोड़ा बहुत पानी रहता है, उसके बाद 12 महीने तक सूखी रहती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो योजना पूरी 200 करोड़ रुपए की जो बनाई गई, जो प्रोजेक्ट बनाया गया, आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने बनाया, एक ऐसे डैम से, एक ऐसे नदी से उस योजना को जोड़ा जिस नदी में पानी नहीं रहता। अब देखिए इसका निकाला कैसे, इन लोगों ने तरीका क्या निकाला है। अब वो कह रहे हैं कि वो इंटेक वेल से सप्लाई की जाए। हालांकि अभी एक खत जो है, जो वहां पे जो सीडीओ ने लिखा है, सीडीओ ने एक कमेटी बनाई है 6 अधिकारियों की, कि वो जाएं और पता करें कि वहां की जलापूर्ति कैसे शुरू की जाएगी। अब ऐसे समय में ये जलापूर्ति की बात की जा रही है, ऐसे समय में उस पर अब चिंतन मनन हो रहा है कि कैसे जलापूर्ति की जाए। उस समय नहीं सोचा गया जब ये 200 करोड़ की परियोजना शुरू की गई, जब बनाया गया, जब उसकी फिजिकल प्रोग्रेस शुरू हुई, 95% खत्म हो गया, तो अब अधिकारियों को ये याद आया है कि अब भाई हमने पाइपलाइन तो बिछा दिया, सबके घरों में पाइपलाइन दे दिया, सभी गांवों तक पाइपलाइन बिछा दिया, अब हम वहां पानी कैसे देंगे? क्योंकि जिस स्रोत के आधार पर ये पूरी परियोजना बनाई गई, वो स्रोत तो तब से बंद पड़ा हुआ। बंद क्या पड़ा हुआ? 1976 से बन रहा है, 44 साल से अभी तक नहीं बना। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि वो साल भर में क्या बनेगा। तो ये है उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की हकीकत, ये है जल जीवन मिशन का खेल, जिसमें प्रमुख सचिव स्तर के एक ऐसे अफसर बैठे हुए हैं जिनकी तानाशाही पूरी दुनिया जानती है। हर एक ठेकेदार काम करने वाला, हर एक कंपनी काम करने वाली, जल जीवन मिशन से जिन गांवों में काम हो रहा है हर कोई जानता है, लेकिन सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं, सब लोग खामोश हैं। पता नहीं उसकी वजह क्या है, लेकिन निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि एक बड़ी परियोजना जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए था। ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, उसका माइलेज ले रहे हैं, वो बता रहे हैं, उनको लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना जिसे लोगों के स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे हर एक इंसान, हर गांव का एक एक परिवार प्रभावित होगा। उस योजना को थोड़ा सा इस स्थिति में देखना थोड़ा सा वास्तव में सोचने के लिए मजबूर करता है कि वास्तव में क्यों मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, क्यों देखा नहीं जा रहा है, क्यों नहीं समझा जा रहा है कि इतना पैसा जो केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में भेज रही है, उस पैसे की बंदरबाट हो रही है। मनीष जी, देखिए, जब भी कोई योजना धरातल पर उतारी जाती है तो उससे पहले उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। यानी कि अगर ये जल योजना है तो कहां से पाइपलाइन डाली जाएगी, कहां से उसकी सप्लाई होगी, ये तमाम चीजें ड्राफ्ट के जरिए पहले ही तैयार की गई होंगी। लेकिन क्या यहाँ पर इस योजना में यहाँ तैयारी नहीं थी? क्या पहले से ये नहीं देखा गया कि वो डैम बना हुआ है या अधूरा बना है, कब से वो अधूरा है? अब चाहे तमाम दावे कर रहे हो कि 1 साल में बन जाएगा या 2 साल में बन जाएगा। कृतिका, ये एक उदाहरण मात्र है। आपने कहा ड्राफ्ट तैयार होता है, बिल्कुल तैयार होता है। देखिए, होता क्या है कि विभागों में जैसे कोई सरकारी विभाग है, कोई प्रोजेक्ट करता है, कोई काम करता है, तो उसमें बताया जाता है कि प्रोजेक्ट पूरा विभाग बनाता है जी। सब जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट होता है वो बनाता है, वो बताता है कि भाई हम इसमें प्रोजेक्ट में इतना खर्चा आएगा, बिल्कुल इतने पैसे लगेंगे, इतने इंजीनियर लगेंगे, ये चीजें होगी। लेकिन जल जीवन मिशन में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि आपको बता दिया गया कि आपको 500 गाँव में वाटर सप्लाई देनी है। अब वो 500 गांव में आप कैसे सरफेस से वाटर देंगे, कि भूगर्भ से निकाल के देंगे, नदी से पानी देंगे, कि बंधे से देंगे, कि बोरिंग करके देंगे, ये आपके ऊपर है। आपको काम दे दिया गया, आपको पैसा दे दिया कि जाइए 500 गांवों में आपको पानी पहुंचाना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, संबंधित कंपनियों की जिम्मेदारी है। मतलब यही सबसे बड़ा फॉल्ट तो यही है कि कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सिर्फ पोर्टल पे डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है, भरा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये दिखा दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में काम पूरा हो गया। और मैं आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन की जो प्रोग्रेस है, जो वेबसाइट पे प्रोग्रेस दिख रही है, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की निकाल के देखें, जिलोवार निकाल के देखें, तो जहां जहां ये उन्होंने दिखाया है कि जिन जिन गांवों तक पानी पहुंच गया है, अगर उसमें जाके फिजिकली 1, 2, 4 गांवों में चेक कर लिया जाए तो हकीकत पता चल जाएगी। सिर्फ पाइपलाइन बिछी है, पानी कहीं नहीं पहुंच रहा है, सिर्फ पैसा बर्बाद किया जा रहा, पैसा खर्च किया जा रहा है। उस पैसे का जो फायदा जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और खौफ वहां पर इतना है, अफसर से लेके मंत्री तक का, कि कोई जबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। और ठेकेदारों का भी क्या, उनकी भी मौज है, उन्हें पैसा देना है, पैसा मिलना है, काम करना है, अपना हिस्सा लेके घर चले जाना है। वहां पे ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी पावर्स दे दी गई हैं। आप सोचिए कि संविदा पे जो
इंजीनियर्स रखे गए हैं, जो 11 महीने के संविदा पर रखे गए हैं, 10 महीने की संविदा पर रखे गए हैं, उनको कोई फाइनेंशियल पावर नहीं दी जा सकती, लेकिन फील्ड में जाके वो मेजरमेंट कर रहे हैं, वो एमबी कर रहे हैं, वो ठेकेदारों का मेजरमेंट कर रहे हैं, उनको बिल बुक पे साइन कर रहे हैं, उनके सिग्नेचर पर पेमेंट हो रहा है। 11 महीने बाद जब उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, उनकी संविदा खत्म हो जाएगी, और बाद में जब अगर कहीं कुछ खेल निकल के आता है, घोटाला निकल के सामने आता है, तो किसे पकड़ेंगे आप? जो 11 महीने की संविदा की नौकरी करके और लखनऊ से जाके भोपाल में रह रहा है या दिल्ली रह रहा है, कहां से ढूंढेंगे? तो पूरी योजना एकदम एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी योजना का पलीता यहाँ पर बैठे अफसर लगा रहे हैं। जल जीवन मिशन का जो दफ्तर है, दफ्तर से लेके उसका जो कामकाज करने का तरीका है, वो बिल्कुल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से है। वहां सिर्फ एक आदमी की बात चलती है, एक आदमी की बात सुनी जाती है। वो जो कहता है वही शासनादेश है, वो जो कहता है वही आदेश है, वो जो बोलता है वही नियम है, वो जो कहता है वही कानून है। बाकी उसमें ना तो जल शक्ति मंत्री कभी हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं ना तो कोई। हालांकि कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी तो उन्होंने थोड़ा बहुत टाइट किया था लोगों को, लेकिन चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैंट केंद्रीय विद्यालय में 51वीं केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2022 और 23 में लॉन टेनिस बालिका वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट में दिल्ली की टीम ने कमाल करते हुए अंडर 17 और अंडर 14 कैटेगरी के सिंगल्स और डबल्स दोनों वर्गों में गोल्ड जीतकर खिताब अपने नाम किया है। उनकी इस जीत पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर दोनों को बधाई दी। बता दें कि दिल्ली की ओर से इला पांडे ने अंडर 17 कैटेगरी में 4 बार की चैंपियन रही चेन्नई की टीम को सिंगल्स और डबल्स दोनों में मात देकर खिताब पर कब्जा किया। इला ने सिंगल्स फाइनल में चेन्नई की धन्या को 5-2 से हराया, जबकि डबल्स में अपने साथी खिलाड़ी जितेश कुमारी के साथ मिलकर चेन्नई की डी दर्शनी और ए के लक्ष्मी को 5-3 से हराया। और अंडर 14 कैटेगरी में दिल्ली टीम की खिलाड़ी वैष्णवी पांडे ने जयपुर रीजन की रिद्धि को सिंगल्स फाइनल में 5-3 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया, जबकि अंडर 14 डबल्स में दिल्ली रीजन की वैष्णवी पांडे और श्वेता ने जयपुर रीजन की रिद्धि और अभिलाषा को 5-3 से हराकर डबल्स का खिताब भी अपने नाम किया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।